बीए सेकेंड ईयर की हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा होम रूल आंदोलन या होम रूल मूवमेंट। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच हुआ। उस काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति एवं स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दिए। इन परिवर्तनों का मुख्य श्रेय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट तथा महात्मा गांधी को जाता है। युद्ध के दौरान तिलक और बेसेंट ने होम रूल आंदोलन संचालित किया। इस आंदोलन से राष्ट्रीय आज़ादी की लड़ाई का विस्तार हुआ और यह लड़ाई जन राष्ट्रवाद का रूप धारण करने लगी। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में भी बदलाव जरूरी हो गया। यह बदलाव असहयोग आंदोलन के समय आया, लेकिन इस बदलाव की जरूरत ने होम रूल तथा रोलेट एक्ट सत्याग्रह आंदोलनों को जन्म दिया। होम रूल आंदोलन तथा रोलेट सत्याग्रह की राष्ट्रीय आंदोलन को तीव्रता प्रदान करने और उसे व्यापक बनाने की दिशा में विशेष भूमिका है। होम रूल आंदोलन 1915 से 18 के मध्य ये चला। होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक तथा एक आयरिश महिला एनी बेसेंट द्वारा ये व्यक्तिगत स्तर पर शुरू किया गया। अप्रैल 1916 में तिलक इसी वर्ष सितंबर में एनी बेसेंट ने 1916 में तिलक तथा इसी वर्ष सितंबर में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग बनाई। दोनों ने भारतीय के लिए उत्तरदायी शासन तथा होम रूल की स्थापना पर बल दिया। एनी बेसेंट ने यह मांग की कि भारत को होम रूल भीख के रूप में न दे करके न्याय के आधार पर दिया जाना चाहिए। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का भाग्य भारत के भाग्य पर निर्भर करता है ऐसा कहा। अतः बुद्धिमत्ता इसी बात में है कि भारत को संतुष्ट रखने के लिए उसे होम रूल प्रदान कर दिया जाना चाहिए। दोनों ने इस आंदोलन को व्यक्तिगत स्तर पर क्यों संगठित किया, इसी संदर्भ में विपिन चंद्र कहते हैं कि कोई जन आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं चल सकता था, क्योंकि वह नरमपंथियों के नेतृत्व में एक निष्क्रिय और जड़ संगठन बन चुकी थी और जनता के बीच उसका कोई राजनीतिक कार्य नहीं रह गया था। अतः होम रूल आंदोलन का संक्षेप में वर्णन इस प्रकार से है। उत्तरदायी परिस्थितियां अथवा होम रूल आंदोलन के उदय के कारण ये 1916 में शुरू हुआ और जैसे इसके कारण थे, प्रथम है उग्र राष्ट्रवाद का प्रभाव। 20वीं सदी के प्रारंभ में मध्य के प्रथम दशक के मध्य तक कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवाद का प्रभाव काफ़ी बढ़ चुका था। लाल बाल पाल उनके ख्याति प्राप्त नेता थे। बंगाल विभाजन के विरोध से पनपा स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 में इन्हीं के नेतृत्व में चला, लेकिन 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ी और यह आंदोलन ही नहीं बल्कि उग्र राष्ट्रवाद ही बिखर गया। सरकारी दमन जोरों पर था और 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की जेल में डाल दिया गया। अरविंद घोष ने राजनीति से संन्यास ले लिया और लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल स्वेच्छा से यूरोप व अमेरिका चले गए। दूसरी ओर 1909 के सुधारों से निराश कांग्रेस का नरम प्रतीक धड़ा भी निष्क्रिय सा था, लेकिन 1912-13 के आसपास एक ऐसी युवा पीढ़ी उभरी जो समकालीन राजनीतिक खामोशी से उब चुकी थी और यह उग्र व सक्रिय राजनीति के लिए आतुर थी। यह पीढ़ी उस मानसिकता के प्रति से प्रेरित होते हुए युवा हुई थी जो स्वदेशी आंदोलन से उत्पन्न हुई थी। स्कूलों कॉलेजों में शिक्षारत विद्यार्थियों ने उस आंदोलन को अपनी आंखों से देखा था, नेताओं के भाषण सुने थे और उनसे प्रेरित होकर जुलूस और जलसों में भाग लिया था। उन दिनों युवा मानसिकता को उन्होंने अपनी आत्मकथा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे लिखा है, यह ख्याल मुझे हर पल घेरे रहता था कि हमें मौजूदा हालत को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। नरमपंथियों में परिवर्तन। कांग्रेस के नरमपंथी खेमे में भी एक निराशा की स्थिति थी। उन्हें भी 1909 के संवैधानिक सुधारों से गहरा सदमा लगा था। यह अधिनियम उनकी आशाओं पर खरा नहीं उतरा था। अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई से भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने का ढोंग किया और दूसरी ओर उन्होंने भारतीयों में हिंदू मुस्लिम फूट के स्थायी बीज बो दिए थे। इससे बहुत से उदार विचार रखने वाले नरमपंथी नेताओं का सरकार से मोहभंग हो चुका था। तिलक की जेल से रिहाई। जून 1914 में बाल गंगाधर तिलक 6 वर्ष की जेल काट करके रिहा हुए थे। उनकी कैद का अधिकांश समय मांडले यानी बर्मा में बीता था और भारत लौटकर उन्होंने बदले हुए हालात का आकलन किया। वो महसूस कर चुके थे कि सूरत की फूट उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण थी। उन्होंने कांग्रेस में पुनः प्रवेश को लेकर वो सक्रिय हो गए और साथ में
उन्होंने महाराष्ट्र में अपने सामाजिक आधार को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठाए। ये 1916 में होम रूल लीग की स्थापना के संदर्भ में इतिहासकार सुमित सरकार कहते हैं कि इसका आंशिक कारण भी यही था कि वे महाराष्ट्र में अपने आधार को बनाए रखना चाहते थे। भारतीय राजनीति में एनी बेसेंट की सक्रियता। एनी बेसेंट सन 1893 में थियोसोफिकल सोसाइटी में काम करने के लिए भारत आई थी। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। भारत में उन्होंने मद्रास के नज़दीक अड्यार में अपना कार्यालय खोला और 1907 के थियोसोफी यानी ब्रह्म विद्या का प्रचार करने लगी। एक पश्चिमी महिला के मुख से प्राचीन हिंदू ज्ञान की प्रशंसा सुनकर भारत के लोग उनके समर्थक बन चुके थे। क्योंकि मद्रास में वैसे भी कोई सांस्कृतिक पुनर्जागरण नहीं हुआ था, वहाँ न ब्रह्म समाज था न आर्य समाज का प्रचार प्रसार था, और लोग थियोसोफी के विचार की ओर शिक्षित मध्य वर्ग के लोग आकर्षित होने लगे थे। 1914 में एनी बेसेंट ने अपनी गतिविधियों का दायरा भी बढ़ा लिया और उन्होंने आयरलैंड की होम रूल लीग की तर्ज पर भारत में भी स्वशासन की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ने की योजना बनाई। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध जून 1914 में शुरू हुआ। यह विश्व के साम्राज्यवादी देशों के बीच अपने उपनिवेशों को सुरक्षित रखने के लिए लड़ा गया। इस युद्ध का भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था और इसलिए भारत को भी ब्रिटिश शासकों ने युद्धरत देश घोषित कर दिया था, और साथ ही युद्ध का लक्ष्य प्रजातंत्र की रक्षा तथा युद्ध समाप्ति पर सभी देशों के लिए आत्मनिर्णय सिद्धांत लागू करना बताया था। क्रांतिकारियों को छोड़कर तिलक, गांधी सहित राष्ट्रवादी नेताओं तथा मुस्लिम लीग सभी ने सरकार के युद्ध संबंधी प्रयासों का समर्थन किया। लेकिन 1918 में तिलक ने अंग्रेजों को धन से सहायता करने की मुहिम को प्रोत्साहन देते हुए कहा कि युद्ध के ऋण पत्र खरीदो पर उन्हें होम रूल के पट्टे समझो। अगला पॉइंट था कांग्रेस में एकता। कांग्रेस के गर्म और नरम दोनों दलों के अधिकांश नेताओं को भी एहसास हो चुका था कि सूरत की फूट से राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बड़ा नुकसान हुआ, और जैसे कि उन्होंने आगे कांग्रेस में एकता की जरूरत को महसूस किया जाने लगा। तिलक ने 1914 में जेल से बाहर आने पर भी इसके प्रयास शुरू कर दिए थे। उन्होंने कहा भी था कि हम लोग हिंदुस्तान में प्रशासन की व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, जैसा कि आयरलैंड में वहाँ के आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं। अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अर्थात उन्होंने स्वराज्य की जिद छोड़कर सुधार की रणनीति अपनाई, परंतु जन दबाव की नीति पर वो कायम रहे। दूसरी ओर एनी बेसेंट भी इसी तरह के आंदोलन का मन बना चुकी थी, परंतु वो भी जानती थी कि इसके लिए कांग्रेस के दोनों दलों का सहयोग जरूरी होगा। इसलिए वह भी एकता के लिए नरमपंथी नेताओं को समझाने का प्रयास कर रही थी। और अंततः 1915 की बम्बई अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट को सफलता मिल गई। तब फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हो चुका था। नरमपंथी का विरोध बेअसर हो चुका था और इसी एकता से राष्ट्रीय आंदोलन की उत्साह की एक नई लहर पैदा हुई थी। कांग्रेस की निष्क्रियता। नरम व गर्म दलों के बीच समझौता और कांग्रेस में पुनः एकता स्थापित हो चुकी थी, और उनके अनेक भारतीय नेता स्वशासन के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए जन आंदोलन की जरूरत को भी महसूस कर रहे थे। फिर भी नरमपंथी के प्रभाव वाली कांग्रेस अभी भी जन आंदोलन छेड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अतः उसका संगठन एक निष्क्रिय और जड़ हो चुका था। सुमित सरकार का कथन है कि कांग्रेस विशुद्ध रूप से विचार विमर्श का एक मंच ही बनी रही, जिससे किसी भी लगातार चलाए जाने वाले आंदोलन के लिए तैयार नहीं किया गया। अतः बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को अंततः व्यक्तिगत स्तर पर ही होम रूल आंदोलन छेड़ना पड़ा, लेकिन आंदोलन के प्रचार प्रसार के साथ साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता भी इससे जुड़ते चले गए। होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई। बाल गंगाधर तिलक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो चुके उसे सक्रिय करने का प्रयास कर रहे थे, तो दूसरी ओर राष्ट्रवादियों के स्थानीय सम्मेलन करके होम रूल का प्रश्न भी उठा रहे थे। 3 मई 1915 को इसका उद्देश्य से उन्होंने पूना के राष्ट्रवादियों का सम्मेलन बुलाया, जो 23-24 दिसंबर को पूना में फिर एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बम्बई, मध्य प्रांत व बरार के राष्ट्रवादियों ने भाग लिया। होम रूल लीग की स्थापना करने पर विचार के लिए 15 सदस्यों की कमेटी का गठन किया। इस कमेटी पर विचार करने के लिए 27-28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में फिर सम्मेलन हुआ। इसमें विचार विमर्श के उपरांत तिलक ने अंततः 28 अप्रैल को ही होम रूल लीग की स्थापना कर दी और इसके जोसेफ बैप्टिस्टा इसके अध्यक्ष
था। केसी केलकर इसके सचिव बनाए गए। लोकमान्य तिलक इसके सर्वमान्य नेता थे, परंतु उन्होंने कोई पद ग्रहण नहीं किया। दूसरी होम रूल लीग की स्थापना 3 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने अड्यार में की। वह गर्म दल के राष्ट्रवादियों को कांग्रेस में पुनः प्रवेश दिलाने में तो सफल रही, किंतु होम रूल लीग के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग से मंजूरी नहीं ले सकी। अतः उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि यदि सितंबर 1916 तक कांग्रेस नहीं मानी तो वह स्वयं होम रूल लीग संगठन बनाकर आंदोलन छेड़ देगी। और इसी बीच तिलक द्वारा भी होम रूल लीग बनाए जाने पर बेसेंट के समर्थक भी जल्द से जल्द लीग के गठन पर जोर देने लगे थे और अंततः 3 सितंबर 1916 को इसकी घोषणा कर दी। इसके आगे कार्रवाई में है दोनों लीगों के परस्पर संबंध। यहाँ सवाल उठना ये भी स्वाभाविक है कि दोनों लीगों का लक्ष्य एक था, तो अलग अलग लीग बनाने की जरूरत क्यों थी? दोनों के संबंध कैसे थे, हम इसके बारे में विचार करेंगे। दोनों का समान उद्देश्य को लेकर के गठित हुई, परंतु दोनों का विलय संभव नहीं हुआ। इस संदर्भ में स्वयं एनी बेसेंट ने स्पष्ट किया कि उनके यानी तिलक के कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते, मेरे कुछ समर्थक उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन मेरे उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। स्पष्ट है कि दोनों लीगों के परस्पर तालमेल व सहयोग ही अधिक था और परस्पर प्रतिद्वंद्विता के लिए कोई मूल कारण भी नहीं था। अपने अपने प्रचार के लिए दोनों नेताओं ने एक दूसरे के मंचों का बखूबी प्रयोग किया। होम रूल लीग का अर्थ स्वशासन था। दोनों तिलक और एनी बेसेंट दोनों के लिए एक जैसा था। तिलक भी अब स्वतंत्रता के अर्थ में स्वराज की बात नहीं कर रहे थे। उनका भी प्रसिद्ध नारा था होम रूल स्वशासन, यानी स्वशासन मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह स्वशासन का अर्थ था अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत केंद्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय स्तर पर उत्तरदायी शासन दिया जाए, यानी डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। कार्यक्रम एवं तरीका, दोनों का लक्ष्य स्वशासन था और इसके लिए उनका जो कार्यक्रम था वो व्यापक रूप से था। इनका जो कार्यक्रम था वो बड़े स्तर पर पुस्तिकाओं का प्रकाशन, उनका विक्रय, राजनीतिक विषयों पर भाषण, वाद विवाद, व्याख्यान आदि का आयोजन, समाचार पत्रों व पर्चों के माध्यम से प्रचार अभियान शुरू किया। लेकिन इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में प्रयुक्त बहिष्कार एवं स्वदेशी जैसे तरीकों को इस आंदोलन में नहीं अपनाया, यानी सत्ता से संघर्ष की रणनीति अब भी नहीं थी। प्रचार प्रसार, तिलक की लीग, दोनों लीगों का प्रचार प्रसार काफ़ी व्यापक था। तिलक की लीग का केंद्रीय कार्यालय पूना में था। उनकी 6 शाखाएं थी। ये शाखाएं थी बम्बई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत था, एक था बरार में 2 स्थापित की गई। और अंग्रेजी मराठी में इनके लिए पर्चे की 47,000 प्रतियां बेची गई। बाद में इन्हें गुजराती और कन्नड़ भाषा में भी छापा। और साथ में उन्होंने दमन की कार्रवाई का करते हुए तिलक की गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उन्हें कारण बताओ नोटिस भी भेजा और 60,000 रुपये का मुचलका भरने को कहा। 23 जुलाई 1916 को यह नोटिस दिया गया। यह तिलक के जीवन का एक अहम दिन था। उनका 60वां जन्मदिन था और समर्थकों ने एक भव्य समारोह में उन्हें 1 लाख रुपए की थैली भेंट की। अतः इस अवसर पर सरकार की कार्यवाही उत्तेजना और आक्रोश उत्पन्न करने वाली थी। तिलक ने भी कहा, अब होम रूल आंदोलन जंगल में आग की तरह फैलेगा। और सरकार की इस कार्रवाई के विरुद्ध मुकदमे में तिलक हाई कोर्ट से विजयी रहे। इस जीत की सभी की ओर सराहना हुई। गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा, यह अभिव्यक्ति की आज़ादी की बहुत बड़ी जीत है। होम रूल के लिए यह बहुत बड़ी सफलता है। एनी बेसेंट की लीग का मुख्यालय अडियार मद्रास में था। इसका संगठन तिलक की लीग की तुलना में ढीला ढाला था। कोई 3 व्यक्ति मिलकर कहीं भी शाखा खोल सकते थे। केंद्र से इसके दिशा निर्देश प्राय न्यू इंडिया में छपने वाले लेखों या फिर व्यक्तिगत संपर्क से प्राप्त होते थे। इस लीग की लगभग 200 शाखाएं थी, जिनमें 132 तो मद्रास प्रेसिडेंसी में ही थी और इनकी शाखाएं थी बम्बई, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, कालीकट, मद्रास, पटना, मथुरा आदि में थी। और इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 1917 में 27,000 तक पहुंची थी। तिलक की लीग की तुलना में सदस्य संख्या काफ़ी कम थी, फिर भी इसकी महत्ता कम नहीं थी क्योंकि देश की महत्वपूर्ण हस्तियां इसमें शामिल थी। इनमें थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, सुब्रमण्यम अय्यर, हसन इमाम, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकरलाल बैंकर, जमुना दास था, बी चक्रवर्ती आदि उल्लेखनीय नाम थे जो इनके साथ थे। सरकारी प्रतिक्रिया थी। ये प्रथम विश्व युद्धों के दिनों में यह आंदोलन सरकार को विचलित करने वाला था और अतः सरकार इसको बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने दमन
और साथ में संवैधानिक सुधारों के नाम पर समझौते की नीति अपनाई। सरकार की जो दमन की नीति थी, उन्होंने इसे प्रचार को रोकने का प्रयास किया। सर्वप्रथम तिलक के भाषणों को राजद्रोहपूर्ण बताते हुए उन पर मुकदमा चलाया, लेकिन अंततः बम्बई उच्च न्यायालय ने उन्हें राहत मिली। और दूसरी ओर 1916 में इन पत्रों की जमानत राशि 2,000 रुपये जब्त करते हुए सरकार ने उन्हें 10,000 रुपये की नई जमानत मांगी। नवंबर में नई बेसेंट के मध्य प्रांत और बरार में प्रवेश पर रोक लगा दी। विपिन चंद्र पाल को दिल्ली व पंजाब में जाने पर रोक लगा दी। और लोगों की जनसभाओं में भागीदारी को रोकने के लिए सरकार ने प्रांतीय सरकारों को सख्त कदम उठाने की निर्देश दिए। जब धमकी से आंदोलन नहीं रुका तो उन्होंने अलग नीति अपनाई और मध्य प्रांत, मद्रास व पंजाब की सरकारों ने छात्रों पर सार्वजनिक सभाओं में भाग लेने पर रोक लगा दी और एनी बेसेंट और उसके सहयोगियों को नज़रबंद कर दिया गया। सरकार की दमनकारी नीतियों ने आंदोलन में घी का काम किया और उनका विरोध में लोगों ने सभाओं के माध्यम से उनका विरोध किया। और अनेक प्रकार के कांग्रेस के नरमपंथी जो आंदोलन से दूर थे, अब होम रूल आंदोलन में शामिल हो गए थे। बड़े बड़े नेता होम रूल में आंदोलन में शामिल हो गए थे और अय्यर ने विरोध स्वरूप राजभक्ति खिताब सर की उपाधि त्याग दी थी। यह अपने आप में उपाधि त्याग करने की भारत में पहली घटना थी। समझौतावादी नीति, दमन की नीति सरकार के लिए उल्टी पड़ी, अतः उन्होंने एक समझौते की नीति अपनाई। उसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग में आंदोलन से जुड़ने के लिए चर्चाएं होने लगी थी। ऐसी स्थिति में सरकार ने नीतियों में बदलाव किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन की नीति है कि भारत के प्रशासन में भारतीय जनता को भागीदार बनाया जाए और स्वशासन के लिए विभिन्न संस्थानों का क्रमिक विकास किया जाए, जिससे ब्रिटिश शासन से जुड़ी कोई उत्तरदायी सरकार स्थापित की जा सके। होम रूल लीग की समाप्ति। मॉन्टेग्यू की घोषणा के बाद आंदोलन कमजोर पड़ने लगा। 1918 के अंत तक पहुंचते पहुंचते अमृतप्राय हो गया था। इसके कई कारण थे। पहला, इस घोषणा ने एनी बेसेंट को लगभग राजभक्ति बना दिया। आंदोलन के प्रति उसका रवैया ढुलमुल हो चुका था और वह भी शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन चलाने को लेकर भी दुविधा में रही। वह इसे गलत मानती थी, कभी अपने समर्थकों के दबाव में इसे ठीक कहती थी और लेकिन वह आगे आंदोलन को ले जाने में असमर्थ सिद्ध हुई। दूसरा कारण था कि नरमपंथी कानून अवज्ञा आंदोलन को छेड़ने की चर्चाओं से भी नाराज थे। और चौथा था, मॉन्टेग्यू की सुधार घोषणा को लेकर राष्ट्रवादियों में फूट उभर चुकी थी। कुछ तो इस योजना को पूर्णतः नकार देना चाहते थे, जबकि कुछ इसे मानने और आजमाने की इच्छा भी रखते थे। होम रूल लीग का महत्व। हालांकि होम रूल लीग की बड़ी उपलब्धि थी। होम रूल लीग की उपलब्धि थी कि इसने भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जुझारू योद्धा तैयार किए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यही जुझारू योद्धा आंदोलनकारी आज़ादी की मिसाल लेकर आगे बढ़े। और इसकी उपलब्धियां थी एनी बेसेंट की लोकप्रियता में वृद्धि। इनकी लोकप्रियता में काफ़ी वृद्धि हुई। 1919 का संवैधानिक सुधार और इन्हीं के दबाव के कारण 1919 मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 और फिर 1919 में संवैधानिक सुधार अधिनियम पास करवाने में होम रूल की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और 1909 के सुधारों के इसमें तत्कालीन भारतीय सचिव मार्ले ने साफ किया कि सुधारों का उद्देश्य भारत में स्वराज स्थापना कतई नहीं है, लेकिन 1919 के सुधारों में उत्तरदायी सरकार और स्वशासन की स्थापना का स्पष्ट आश्वासन देना पड़ा। ये होम रूल आंदोलन की बड़ी जीत थी। राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार। होम रूल आंदोलन क्षेत्रीय दृष्टि से पहले के स्वदेशी आंदोलन से अधिक विस्तृत था। स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल तक ही सीमित था, लेकिन होम रूल आंदोलन विशेषतः बेसेंट के नेतृत्व वाली लीग, इसके अलावा संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, गुजरात, मद्रास, सिंध जैसे प्रदेशों में भी फैल गया था। बम्बई और मद्रास में भी यह अधिक सक्रिय रहा। भावी कार्यकर्ता व नेता। इस आंदोलन का दूरगामी महत्व राष्ट्रीय आंदोलन को युवा पीढ़ी के जुझारू कार्यकर्ताओं को प्रदान करने में था। इनमें से अनेक गांधीवादी युग यानी 1920 से 1947 में भारतीय राजनीति के भावी नेता बने, जैसे बंगाल में चित्तरंजन दास, जितेंद्र लाल बनर्जी, मद्रास में सत्यमूर्ति, इलाहाबाद और लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, खली कुजमा और बम्बई और गुजरात में धनी व्यापारी जमुना दास, द्वारका दास उद्योगपति, शोभामी, शंकरलाल बैंकर, इंदुलाल आदि कई पीढ़ी के भावी नेताओं को इस होम रूल आंदोलन की देन थे। संक्षेप में, होम रूल आंदोलन भारत के दीर्घ राष्ट्रीय संघर्ष में विशेष महत्व रखता है। 20वीं सदी के दूसरे दशक में के मध्य में राष्ट्रीय आंदोलन विभाजित और निराशा की स्थिति में था। होम रूल के नेताओं ने इसे संगठित करने और निराशा की स्थिति से उभारने में योगदान दिया। फलतः इनके प्रयास से मॉन्टेग्यू घोषणा हुई। इस आंदोलन ने कार्यकर्ताओं की एक फौज पैदा की जो गांधी जी के आंदोलन में सक्रिय रही। धन्यवाद।